हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिव्यू क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पार्ट सेकंड। तो जो मेरी वीडियो अभी से देख रहे हैं तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसका पार्ट वन देख लीजिए। वो मैं पढ़ा चुकी हूँ बिकॉज़ उसमें मैंने बेस पढ़ाया हुआ है और बेस के बिना आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो आप एक बार उसको देख लीजिए, 15 मिनट की वीडियो है, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद आप इस पे आइए और इसको समझिए। तो आज हम पढ़ेंगे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं हमारे पास 6, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर है और स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग रेशियो क्या रहेगी? फंडिंग रेशियो रहेगी 75:25%। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेंटर है वो हमेशा ज़्यादा परसेंट देता है, ज़्यादा पैसे देता है, और स्टेट हमेशा उसकी जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की कम रहती है। और ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स किसके लिए होती हैं? ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो इतना हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं जो बेस है। तो इसके अंडर जो स्कीम 6 स्कीम्स कवर होंगी उनका एक एक बार आप नाम देख लीजिए। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पहली है, दूसरी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और फिर तीसरी है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, और सिक्स्थ है अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वनरेबल ग्रुप्स। अब हम वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे, ओके। तो पहला है हमारे पास कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की जो पहली स्कीम है हमारे पास, कौन सी है वो? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फुल फॉर्म आप इसकी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको। NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एनेक्ट, ठीक है, लागू कौन सी दिन कौन सी डेट को हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि जो NSAP है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? वो आता है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है ये रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए ही, बेसिक पर्पस इनका रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए ही है। या कुछ जो भी कास्ट हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन एरियाज हैं, बस उनके लिए ये स्कीम्स बनाई गई हैं। तो ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, तो इसमें क्या था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, जो हमने पढ़ना था बट अभी नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले वो प्रिंसिपल जिनको स्टेट ध्यान में रखती है किसी भी पॉलिसी को बनाते टाइम, ठीक है। कोई भी इसमें प्रिंसिपल्स होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होंगे, ताकि नई पॉलिसी बनाते समय हम किसी भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज कर दें। तो इसलिए हम उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाते समय। तो ये होते हैं हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो उसके अंदर जो आर्टिकल 41 है, मैंने आपको जब 73rd अमेंडमेंट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 40 है उसमें पंचायती राज की बात करी गई है। और आर्टिकल 41 में किसकी बात की गई है? कि जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो कमाते नहीं हैं, जो भी ओल्ड एज में हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, सिकनेस, जो बीमार हैं, जो डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड वो लोग होते हैं जैसे जिनमें डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी का कान नहीं है, ठीक है, जहाँ किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी की आँख नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है, ये सब आ जाएँगे डिसेबिलिटी में। तो जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो बीमार हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उन सबको इस स्कीम के तहत कुछ फ़ायदे देना, उनको पेंशन देना, उनको ग्रांट्स देना, वो इस स्कीम के अंदर कवर अप किया गया है। तो इस स्कीम के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? 4 नहीं 5। और इस स्कीम के अंदर 5 कंपोनेंट्स में पहला है हमारे पास कौन-सा है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये जो है आपको पूछ सकते हैं IGNOAPS जो है ये किसको, मतलब आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसकी। तो आपको इसका क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और ये स्कीम क्या बोलती है कि जो भी जब बुढ़ापे में जो लोग हैं, ठीक है, अब ओल्ड एज को मतलब बूढ़े लोगों को पेंशन देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो ये कि
आपने देखा होगा कि कभी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जो बूढ़े हुए जा रहे हैं लोग, उनको लोग अपने घर से निकाल देते हैं या उनको कहीं आश्रम छोड़ आते हैं, या हो सकता है उनको खाने के लिए पैसा नहीं देते हैं, या उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हो सकते हैं जो भी उनका लड़का वगैरह है वो उनको पैसे नहीं दे रहा, उनकी फैमिली उनको पैसा नहीं दे रही है। तो इस स्कीम के तहत उन लोगों को जो है वो क्या दिया जाता है, जो भी लोग बीपीएल फैमिलीज़ के अंडर आते हैं, उनके जो भी ओल्ड एज में लोग होते हैं, ठीक है? उनको पेंशन दी जाती है। जैसे अगर कोई भी 60-80 के अंदर है, तो उसको जो है 800 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। जब वो 80 ईयर से अबव कोई बूढ़ा है, तो उसको दिए जाएँगे कितने, 1200 पर मंथ, ओके? सेकंड है हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ठीक है? ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। इसके अंदर जो विडोज़ होती हैं, विडोज़ कौन होती है? जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, ठीक है? उनको जो है इस स्कीम के अंदर पेंशन दी जाती है। अब वो पेंशन कितनी-कितनी होती है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये डिफ़र करती है कि अगर 40 की उम्र में होगी तो इतनी पेंशन होगी, 60 में इतनी, 80 में इतनी। तो इतनी पेंशन्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसके ये याद रखना है इसका बेसिक पर्पस क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जिसके अंडर विडोज़ को पेंशन दी जाती है। और फिर थर्ड है हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो इस डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम में जो डिसेबल्ड हैं, मैंने आपको पहले बताया, जिनके कान, आँख या मुँह वगैरह जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते वगैरह, उन लोगों को उनमें क्या है, उनको पेंशन दी जाती है। जो 18 साल के ऊपर जिनकी डिसेबिलिटी जो है पाई जाती है, उनको इनमें पेंशन दी जाती है, या जिसकी जो है उनको 80% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है? जैसे आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको 80% उसका होता है एक, ठीक है? जब डॉक्टर्स आपका चेकअप वगैरह, तो वो एक सर्टिफ़िकेट लिख के देते हैं कि इसको 80% डिसेबिलिटी है, या आपको 40% है या 50% है। लेकिन अगर आपको इस स्कीम के अंदर पेंशन लेनी है, तो आपकी डिसेबिलिटी जो है 80% होनी चाहिए, ठीक है? और फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि ये वाली स्कीम बोलती है कि अगर किसी भी फैमिली के, ठीक है, ये मैं सारी स्कीम रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर उनकी फैमिली में कोई भी जो भी कमाने वाला है, ठीक है? उसकी डेथ हो जाती है, सडन उसकी कोई डेथ हो जाती है, और फिर उस फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं है, ठीक है? वो फैमिली जो है अपनी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो उस फैमिली को जो है उसके ओनर की डेथ के बाद उस फैमिली को इस स्कीम के तहत क्या की दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी उसको, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इस स्कीम के तहत जो है बाकी फैमिली मेंबर्स को जो है वो पेंशन दी जाएगी, ओके? अब हमारे पास है अन्नपूर्णा स्कीम। अब ये अन्नपूर्णा स्कीम क्या है? अन्नपूर्णा मतलब अन्न अन्न मतलब क्या होता है? अन्न होता है हमारे पास जो भी रोटी वगैरह रहती है, ठीक है? उसकी पूर्णा, पूर्णा मतलब उसकी संतुष्टि, ठीक है? अन्नपूर्णा का मतलब है कि इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो 10 केजी व्हीट और राइस पर मंथ दिया जाता है उन फैमिलीज़ को, याद रखना, उन फैमिलीज़ को ये स्कीम मिलती है जो इसके अंदर एनरोल नहीं है, ठीक है? अन्नपूर्णा स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को एनरोल इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में नहीं करवाया है। उन लोगों को जो है अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो है 10 केजी व्हीट या राइस जो है पर मंथ फ्री दिए जाते हैं, ओके? और ये सारी स्कीम्स किसके लिए हैं? ये हैं हमारी सारी स्कीम्स, ये इंदिरा गांधी पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, ये दी जाती है बीपीएल फैमिलीज को। बीपीएल फैमिलीज कौन सी होती है? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो एक पॉवर्टी लाइन एक बनाई गई है, उससे भी नीचे जो लोग फॉल करते हैं, वो आते हैं हमारे पास बीपीएल फैमिलीज में, ओके? और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, इनको फुली फंड कौन करता है? इनको फुली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले बताया था, नहीं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स नहीं, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की जो स्कीम है ना, इसको फुली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, उसमें 75:25 रेशियो रहती है। लेकिन इस स्कीम में पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ओके? ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास दूसरी स्कीम है मनरेगा। अब मनरेगा क्या बोलती है कि पहले जो है मनरेगा नहीं था इसका नाम। पहले इसका नाम, सबसे पहले जब ये आया था, तो इसका नाम था नरेगा, ठीक है? नरेगा नाम था इसका। इसको सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो है वो प्रपोज़ किया था पार्लियामेंट में 1991 में।
और ये पास कौन सी डेट को हुआ था? 2005 को। ये इस मनरेगा, जो पहले इसका नाम था नरेगा, इसको प्रपोज़ किया था पार्लियामेंट में पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में, और ये पास हुआ था कौन सी डेट को? 2005 को। तो उसके बाद इसका नाम जो है, लेटर ऑन इसका नाम जो है मनरेगा पड़ गया, ठीक है? लेटर ऑन इसका नाम क्या पड़ गया? मनरेगा। पहले इसको नरेगा बोला जाता था, लेकिन लेटर ऑन टाइम के साथ इसका नाम चेंज होके मनरेगा पड़ गया इसका नाम, ठीक है? अप्रैल 2008 शायद, ठीक है? तो तब इसका नाम जो है वो मनरेगा, मनरेगा स्कीम लॉन्च हुई थी अप्रैल 2008 को लॉन्च हुई थी ये, तो इसका नाम पड़ गया था मनरेगा, जिसका क्या था फुल फॉर्म? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप याद रखिए हर एक अल्फाबेट से एक-एक नाम है, जैसे एम से महात्मा, जी से गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट। तो ये क्या है स्कीम? आपको नाम से दिख रहा होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है और वो भी गारंटीड, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है इसमें कुछ, ठीक है? इसके अंदर 2 बेसिक एम्स कवर अप किए हैं। कौन से 2 एम्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 2 एम्स, मतलब 2 एम्स की बात की गई है, वो है राइट टू वर्क और दूसरा है कि ड्यूरेबल असेट्स क्रिएट करना। अब राइट टू वर्क क्या है? जो आर्टिकल 41, जिसमें ये भी बोला गया है कि पब्लिक असिस्टेंस देनी है, सोशल असिस्टेंस देनी है उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज में हैं, जो विडोज़ हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी बात की गई है। और साथ में आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात की गई है। राइट टू वर्क क्या है कि मनरेगा के तहत एट लीस्ट 100 दिन का काम जो है, एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 100 डेज ऑफ काम वर्क जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। अब किन लोगों को मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि घर-घर जाके मनरेगा के लिए नाम लिखे जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनरेगा के लिए जो भी अ, खुद से वॉलंटियर आएँगे, ठीक है? जो भी इंसान, ठीक है? जो भी अडल्ट खुद काम करना चाहता है, वॉलंटियर है कि हाँ, मुझे काम करना है, वो क्या करेगा? इसके तहत सबसे पहले वो ग्राम पंचायत जाएगा, ठीक है? ग्राम पंचायत जाके वो अपने आप को एनरोल करेगा, ठीक है? फिर उसको जो है एक कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उसको जो है काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत, 100 दिन का काम उसको इसके तहत गारंटीड दिया जाएगा, ठीक है? और लेकिन ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट, आप जम्मू में रहते हो, ठीक है? जम्मू में कोई गाँव है, ठीक है? आप वहाँ रहते हो और आपको सांबा के किसी गाँव में आपको जॉब चाहिए, नहीं। इसके अंदर ये है कि आप जिस एरिया में भी रहते हो, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है? उसके 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक है? तो यही है कि ग्राम पंचायत में आपको रजिस्टर करवाना है, उसके अंडर फिर आपको जॉब दी जाएगी, कितने 100 डेज़, एटलीस्ट 100 डेज़। और इसमें कितना तनख्वाह कितनी दी जाएगी? तनख्वाह जो है पहले जो है ₹100 दी जाती थी, ठीक है? लेकिन अब इसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई है और ₹202 दी जाती है, ठीक है? ये डिफ़र करती है, हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वेजेस डिफ़र करती हैं, हफ्ते के हिसाब से, दिन के हिसाब से, ये उनके स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है? तो पहले 100 थी, अब 100 को बढ़ा के 202 कर दिया गया है। तो याद रखना कि जब भी आपने एनरोल करवा दिया, ग्राम पंचायत में आपने एनरोल करवा दिया, ठीक है? आपको जो है 15 दिन हो गए एनरोल करवाए हुए, ठीक है? 15 डेज़ हो गए, लेकिन आपको अभी तक काम ही नहीं मिला, ठीक है? आपको आया ही नहीं कोई कार्ड, आपको काम ही नहीं मिल रहा है उसके अंदर, तो अगर आपको 15 दिन अप्लाई किए हुए 15 दिन हो गए हैं और फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ओके? अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या? आपको पैसा दिया जाएगा। इन 100 दिन का आपको पैसा दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? 202 के अकॉर्डिंग जो है ₹200 202 के अकॉर्डिंग आपको 100 डेज़ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो ये है हमारे पास मनरेगा का राइट टू वर्क। अब दूसरा है मनरेगा का एम टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स। अब ड्यूरेबल असेट क्या है? अब ये लोग कहाँ काम करेंगे? ये लोग क्या काम करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि ये गाड़ियाँ बनाएँगे, ठीक है? ये वैसा काम नहीं करेंगे। ये अनस्किल्ड लेबर हैं। अनस्किल्ड लेबर का मतलब है कि जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है काम करने का, ठीक है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा जैसे अब आप एजुकेशन पर्पस में दिया ये कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या आपको ये होना चाहिए, ऐसा मनरेगा में नहीं बोलते। मनरेगा में आपको अनस्किल्ड लेबर, याद रखना, अनस्किल्ड लेबर को ही जॉब दी जाती है, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? वो काम क्या करती है? रोड्स बनाने का,
कैनाल्स बनाने का, पॉन्ड्स बनाने का, वेल्स बनाने का। जब भी आप गाँव जाते हो तो देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ लोग जो है रोड्स बना रहे होते हैं, तो वो मनरेगा स्कीम के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, असेट्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक असेट्स टर्म सुनी होगी। असेट का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फ्यूचर में आपको एक प्रॉफिट मतलब एक एक वैल्यू हो, फ्यूचर में बेनिफिट मिले आपको उससे। जैसे आज अगर आप रोड बना रहे हो तो फ्यूचर में 10 साल तक, अगर 5 साल तक वो रोड वैसा ही रहेगा, ठीक है? आपको उससे जो है वो लाभ मिलता रहेगा। कैनाल्स हो गए, पॉन्ड्स होंगे, बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरीज़ हो गई, ये सब जो है वो असेट्स में आते हैं, ठीक है? तो ये लोग का क्या काम करेंगे? रोड्स बनाने का काम करेंगे, कैनाल्स बनाने का काम करेंगे, पॉन्ड्स बनाएँगे, बेल्स बनाएँगे। कहाँ बनाएँगे लेकिन? शहरों में नहीं, गाँव में, रूरल एरियाज़ में, ओके? तो ये था हमारे पास क्या? मनरेगा। अब हमारे पास थर्ड है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब थर्ड स्कीम है हमारे पास अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर आपने अम्ब्रेला देखा होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है? अम्ब्रेला के अंडर आप समझ लो, आप एक बाजार में खड़े हो और आपने एक छाता पकड़ा हुआ है और आप और आपके दोस्त खड़े हो, ठीक है? समझ लो आप 4-5 दोस्त खड़े हो इसके अंदर और यहाँ पे बाकी लोग खड़े हैं, ठीक है? ये बाकी लोग खड़े हैं। अब समझ लो बारिश पड़ गई है अचानक, ठीक है? लेकिन आपकी बारिश इस अम्ब्रेले ने रोक ली, ठीक है? तो यही है अम्ब्रेला स्कीम कि जो भी इस स्कीम के अंदर लोग हैं, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, उन सबको इस स्कीम के अंदर जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी। इस स्कीम के अंदर उनको कुछ ग्रांट्स दी जाएँगी, ठीक है? ये स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम। तो अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। इसके अंदर 2 स्कीम्स आ जाती हैं हमारे पास, एक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरी है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ठीक है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप है जो एससी के बच्चों को दी जाएगी, शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों को दी जाएगी जब मैट्रिक होती है 10th, 10th के बाद वाली अगर एजुकेशन पूरी करने के लिए ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बच्चों को दी जाती है। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी जिनकी फैमिली की इनकम, जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है एनुअली जो कितनी है 2,50,000, इतनी इनकम अगर उनकी फैमिली की बन रही है, तभी जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम के थ्रू उनको 10th के बाद जो है वो स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी, ओके? अब दूसरा हमारे पास स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल का सब प्लान। अब इस स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का मतलब, सेंट्रल असिस्टेंस आप देखिए, स्पेशल असिस्टेंस स्पेशली कुछ चीज़ दी जा रही है। मतलब यहाँ जो है कि स्टेट्स जो हर एक स्टेट अपनी जो है स्टेट के अंदर कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए। तो सेंटर जो है उनको स्पेशल असिस्टेंस देती है, स्पेशली उनको पैसा देता है। 100% पैसा जो है इसमें सेंटर देगा इस स्कीम के अंदर, किसको? उन एससी एसटीज़ वालों को जिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करती हैं, उन फैमिलीज़ को इसके अंदर जो है 100% सेंटर की तरफ से असिस्टेंस दी जाएगी। उनको मतलब उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, ताकि इनको असिस्टेंस क्यों दी जाती है? ताकि इनको स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है? ताकि इनको जो है जैसे जनरल कैटेगरी के साथ जो है ये एक ताल्लुकात एक बराबर बैठ सकें, ठीक है? इनकी अपलिफ्टमेंट हो जाए सोसाइटी में, तभी इनको जो है ये स्कीम्स वगैरह दी जाती हैं एससी, एसटी या माइनॉरिटीज़ को, ठीक है? अब हमारे पास है सेकंड अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसटी। एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है? एसटी मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये स्कीम क्यों लाई गई? ताकि टू फिल अप द क्रिटिकल गैप्स इन इंस्टीट्यूशन, कि क्रिटिकल गैप्स को पूरा किया जाए। अब कौन सा गैप? जैसे आपने देखा होगा एजुकेशन सेक्टर्स में, अगर आप आईआईटीज़ में चले जाएँ, अगर आप एआईट्रिपल या किसी भी एजुकेशनल, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में चले जाएँ, तो आपने देखा होगा कि एससी एसटी के लिए जो है स्पेशल कोटा रहता है, उनको जो है उसके अंडर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है? तो ताकि ये इंस्टीट्यूशंस का गैप फिल अप हो सके, कभी-कभी होता है, जैसे अब मैं लद्दाख की एग्जांपल देती हूँ आपको अपने यहाँ पे 95% वहाँ पे पॉपुलेशन जो है एसटी है। एसटी मीन्स कि वो आप देखोगे वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, ठीक है? कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है वहाँ से, बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, जिसके अकॉर्डिंग वो इतना अच्छा उनका पढ़ाई नहीं रहता, ठीक है? उनकी हो सकता है जैसे हमारी 12 महीने पढ़ाई है, तो उनकी हो सकता है 6 महीने या 4 महीने ही पढ़ाई हो। तो इस हिसाब से उन बच्चों को एक
पूरा एक मतलब एक लेवल में लाने के लिए उनको जो है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स दी जाती हैं, ठीक है? वो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आ जाती है, ठीक है? और दूसरी है टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, उनके वहाँ जो है रोड्स बनाए जाएँ ताकि जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ उनकी कनेक्टिविटी ना टूटे। जैसे लद्दाख में बर्फ़ पड़ जाती है तो रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। तो वैसा-वैसा कुछ वहाँ चीज़ें बनाई जाए, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ, बच्चे पढ़ सकें, वहाँ पे वाटर का ध्यान, ड्रिंकिंग वाटर साफ पानी मिले, सैनिटेशन वहाँ पे गंदगी ना पड़े, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए। तो ये सब स्कीम्स अम्ब्रेला स्कीम के अंदर कवर अप किया गया है। और इसके अंदर आप एक बात याद रखना कि मोर देन 10 करोड़ एसटी पॉपुलेशन इस स्कीम के अंदर अभी तक बेनिफिट उनको मिल चुका है। कितना? 10 करोड़ पॉपुलेशन जो है एसटी की जो 10 करोड़ पॉपुलेशन है उनको इस स्कीम के तहत बेनिफिट जो है मतलब फ़ायदा मिल चुका है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज की बात की गई है। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? माइनॉरिटीज हिंदूज को छोड़ के बाकी जो भी कास्ट हमारे इंडिया में है वो माइनॉरिटीज में ही आती है। जैसे मुस्लिम्स आगे, सिख आगे, जैसे जैन आगे, क्रिश्चियंस आगे, ये सब जो है ये माइनॉरिटीज में है, ठीक है? और इसके अंडर भी जो ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है, नॉर्मल अगर कोई मुस्लिम्स भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? सिख भी जनरल कैटेगरीज में आते हैं। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, उनको ही इस स्कीम के अंदर फ़ायदा दिया जाएगा। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोले जाएँ ताकि इन बच्चों को जो है वो इनकी एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग की जाए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन बच्चों के लिए कोटा रखा जाता है जॉब्स में, किसी इंडस्ट्रीज़ में इनको काम दिया जाए, इसके लिए इनकी जो है इस स्कीम के तहत जो है मदद की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करना, यूनिवर्सिटीज़ की डेवलपमेंट होए इनके एरियाज़ में, तो ये सब जो है ये किसके अंदर कवर किया जाता है? अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर। अब अब लास्ट है हमारे पास जो 6th स्कीम है हमारे पास कौन-सी है वो? अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। अब अदर वल्नरेबल कौन-सा होता है? जो हाईली रिस्क पे है। वल्नरेबल का मतलब ही होता है जो हाईली रिस्क पे है। मतलब जो एक होता है ना गरीबी की रेखा, कि ये रेखा गरीबी की मानी गई है और इसके नीचे एक आ जाती है जो हाई रिस्क पे हैं, गरीबी जो बीपीएल हैं, ठीक है? हाई रिस्क हैं गरीबी के, ठीक है? वो लोग आगे, या जो भी जैसे एसटीज़ आ गए, एसटी आ गए, या जो भी सारे जो हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स के अंडर आ जाएँगे, या वो लोग आएँगे इसके अंदर, ठीक है? डब्ल्यूएचओ बोलता है इसके अंदर वो लोग आते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है? जो अपने आप को जो है, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते हो खुद, ठीक है? जो अपना ध्यान नहीं रख सकते हो, वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने क्या कहा था कि वल्नरेबल स्कीम के अंदर वो पर्सन आते हैं, जो वो स्कीम्स आती हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सारी स्कीम जो है इस स्कीम के अंदर आती है, ठीक है? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2005 के अंडर जो भी स्कीम्स आती हैं वो सारी स्कीम्स को जो है वो किसके थ्रू बेनिफिट मिलता है? अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के तहत जो है वो बेनिफिट मिलता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ कि पहले जो है हमारे पास कुछ 7 डिसेबिलिटीज़ होती थी, ठीक है? लेकिन लेटर ऑन अब 21 डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब उसमें जो है अब बढ़ाई क्या है, जैसे एसिड अटैक जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है? एसिड अटैक जो विक्टिम्स हैं, ठीक है? उनको भी इसके अंडर इंक्लूड किया गया है, ठीक है? जो एसिड अटैक मतलब उनकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी, या उनको भी सोसाइटी की तरफ से काफ़ी ताने-वाने सुनने को मिलते थे, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं दिया जाता था। तो इसके तहत जो है उनको जो है जो स्कूल्स में एडमिशन्स दिया जाएगा, उनके लिए कोटा रखा गया है, उनको भी इस स्कीम के थ्रू फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये है पूरी अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। ड्रग्स वगैरह जो भी, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह, ये सब इस स्कीम के अंदर उन लोगों को जो है वो बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है? तो ये है हमारे पास कुछ स्कीम्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो जैसे पहली जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके अंदर जो है पेंशन्स दी जाती हैं अनएम्प्लॉयड लोगों को, ओल्ड एज वालों को, ठीक है, जो भी विडोज़ वगैरह हैं उनको दी जाती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत जो है वो क्या किया जाता है, एटलीस्ट 100 डेज़ का गारंटीड वर्क दिया जाता है। अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इसके अंदर स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चों को।
और कुछ स्पेशल ग्रांट्स मिलते हैं इनको सेंटर की तरफ से। अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी गैप को फिल अप करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होए, अच्छे से सैनिटेशन पर्पस का ध्यान रखा जाए, और मोर देन कितना 10 करोड़ जो हैं एसटीज जो हैं इसमें अभी तक फ़ायदा ले चुके हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके, एजुकेशन में वो अच्छे से ग्रो अप कर सके, ये ध्यान रखा जाता है अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। और अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर वनरेबल ग्रुप्स, इसमें जो भी डिसेबल्ड लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो भी अपने आप को जो है वो अपना ध्यान नहीं रख सकते, जो अपना अच्छे से, वो लोग इसमें आ जाते हैं। वो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2005 के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं, वो सारी इस स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ 6 स्कीम्स थी हमारे पास, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम। होप आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो है इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जो है हमारे पास कोर स्कीम्स हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय। हाँ, एक बात और, अगर आपको मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हैंड रिटन में समझ आ रही है, या मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूँ। आपको किसी भी चैनल में पीडीएफ्स मिल जाएँगी, बट आप मुझे एक बार क्लियर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।